तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन मैथ्स में है फंडामेंटल सिंबल्स जो मोस्टली यूज होते हैं और उनके मतलब। जैसे ये है ए डिवाइड्स बी, इसको हम प्लेन बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमें जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे एमसीए के अंदर ये सिंबल्स तीनों सच दैट के लिए। इसमें कोलन होता है, एसटी होता है और बार होता है। फिर ये फोर्थ सिंबल जो है फॉर ऑल, इसको उल्टा ए बनाते हैं हम और ए की जो डॉट्स हैं वो एक्सटेंड होते हैं ए की डंडी बीच की। इसको ये भी कह सकते हो कि वी बना के उसको कट कर दिया है। उल्टा ई लिखते हैं देयर एग्जिस्ट के लिए। आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, की होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें कुछ और सेट्स हैं जिनको मेंशन नहीं किया। एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू होता है सेट ऑफ होल नंबर्स और जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सिंगल एरो का मतलब है टेंड्स टू, इसमें जिसमें दो डंडी और आगे एरो बना है ये होता है इम्प्लाइज, और जिसमें दोनों तरफ एरो बना होता है वो होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। जो एरो ऊपर की तरफ होता है वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नीचे की तरफ होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके। अभी हम शुरू करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं काउंट करने के लिए। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, एक होता है एडिटिव, या उसे एडिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम तब तक करते हैं जब तक हमारी बात सेटिस्फाई ना हो जाए या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इफ वी हैव टू रीच डी स्टार्टिंग फ्रॉम ए, द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द वेज फॉर ईच ऑफ देम आर। ए से बी गए हम 6 वेज में, बी से सी जा सकते हैं 7 वेज में, सी से डी जा सकते हैं 3 वेज में, यानी 6 × 7 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 126 वेज। ये एज्यूम करा है हमने कि ए नहीं, से बी 6 वेज जा सकते हैं। अगर ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि ए से डी जाना है हमने। हाँ। मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, जब तक तुम्हारी जॉब डन ना हो जाए नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करो। If there is a task or job to be completed within n number of steps and each step has different ways in which it could be completed, then the total number of ways in which task or job can be completed is product of number of ways in which each task can be performed. जब तक तुम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच रहे नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है। सेकंड होता है एडिशन प्रिंसिपल। इफ देयर आर m ways of performing a job and another ways of performing same job and p yet another ways of completing the same job, then in all we have m plus n plus p ways in which the job can be done. अब इसका एग्जांपल देखो, if a flood affected area we need to send a medical team of 6 people containing at least 4 doctors out of 7 doctors and 4 soldiers, यानी टोटल 6 लोग भेजने हैं हमें जिसमें से कम 4 डॉक्टर होने चाहिए। पहला वे, हमने 7 डॉक्टर्स में से 4 डॉक्टर भेजे और 4 सोल्जर्स में से 2 सोल्जर्स भेजे, हमारा जॉब कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारे नंबर ऑफ वेज खत्म नहीं हुए। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, 7 डॉक्टर्स में से हमने 5 डॉक्टर्स भेजे और 4 सोल्जर्स में से 1 सोल्जर भेजा, अब हमारा जॉब कंप्लीट हुआ है। लेकिन हमारे पास एक और नंबर ऑफ वे है, हम कैसे कर सकते हैं। 7 डॉक्टर में से हमने 6 डॉक्टर्स भेज दिए लेकिन सोल्जर एक भी नहीं भेजा, क्योंकि सोल्जर पे कंडीशन नहीं थी कि सोल्जर भेजना जरूरी है या नहीं। ठीक है। ये दोनों प्रिंसिपल समझ आए।
हम्म। हाँ। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कुछ जो यहाँ पे लिखे हैं। इफ पोजीशन ऑफ सर्टेन थिंग इज फिक्स्ड, then it is of number then it is of no use in arrangement as well as selection. परम्यूटेशन होता है सेलेक्ट करना और उसको अरेंज करना अलग वे से। कॉम्बिनेशन होता है हमें सिर्फ उन चीज़ों को उठाना है। यानी अगर मैं एग्जांपल लूँ, 60 बच्चों की क्लास है, उसमें से मेरे को 5 बच्चे उठाने हैं एक ऑर्डर में, तो वो बनेगा परम्यूटेशन। अगर मैं कहूँ कि 60 बच्चों की क्लास में से मुझे कोई भी 5 बच्चे उठाने हैं, तो वो बनेगा कॉम्बिनेशन। जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा वो कॉम्बिनेशन है, जब ऑर्डर मैटर करेगा वो परम्यूटेशन है। ठीक है। डन, ठीक है। ऑर्डर ठीक है। मैटर्स। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट कीप टू थिंग्स इन माइंड। आइडेंटिकल थिंग्स कांट बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स। दूसरी चीज है, इफ ऑर्डर ऑफ सर्टेन थिंग इज फिक्स्ड दे कैन बी कंसिडर्ड आइडेंटिकल। अब अगर हम लोग कहें कि इसका क्या एग्जांपल है। जैन, अगर तेरे पास 15 बीड्स हैं, यानी 15 मोती हैं, तेरे को मैं कहूं उनमें से 5 मोती ले आ, 15 में से 5 मोती ले आ, उसमें और सारे एक जैसे दिखते हैं, तू जाएगा, तेरे पास एक ही वे होगा, 15 मोती पड़े हैं उनमें से 5 उठा के ले आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल चीजें 50, हैं, तू उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। 15C5। नहीं, तेरा ओनली वन नंबर ऑफ वे। दोबारा पढ़ तो फर्स्ट 5 ले। पॉइंट को। आइडेंटिकल थिंग्स कांट बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स। जब किसी चीज को हम अरेंज ही नहीं कर सकते तो वो परम्यूटेशन कैसे हुआ। ठीक है। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन तेरे हुआ ना ये तो। हाँ, अगर मैं तेरे से कहता कि तेरे पास 15 कलर के बीड्स हैं उनमें से 5 लेके आ, तो वो कॉम्बिनेशन होता। अगर मैं तेरे से कहता कि उनको एक ऑर्डर में लेके आ, तो वो परम्यूटेशन होता। तो लेकिन ये अच्छा, ना परम्यूटेशन है ना कॉम्बिनेशन है। यू हैव ओनली वन ऐसे नंबर कैसे? ऑफ वे इन विच यू कैन सेलेक्ट 5 बीड्स फ्रॉम 15 आइडेंटिकल बीड्स। वो इस वजह हम्म से, अगर तेरे पास 15 बीड्स हैं बिल्कुल सेम कलर के, वाइट कलर के बीड्स हैं, सबका साइज सेम है, और मैं तुझे हम्म कहूं कि 5 बीड्स लेके आ, तो हम्म तू उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। यानी ना तो तू हम्म कॉम्बिनेशन बना रहा है, ना ही तू उसमें अरेंजमेंट कर रहा है, हम्म। तू सिर्फ 5 बीड्स उठा के ला रहा है। तो तेरे पास सिर्फ एक तरीका है, तू जाएगा 5 बीड्स उठाएगा और ले आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है तो 1। ठीक है। दूसरा है, इफ ऑर्डर ऑफ सर्टेन थिंग इज फिक्स्ड दे कैन बी कंसिडर्ड आइडेंटिकल। अब अगर मान ले हमारा जो वो है, रोल नंबर चलते हैं, अभी हमारा सीरियल ऑर्डर है, एनरोलमेंट नंबर नहीं आया। अगर मैम कहे कि पहले 10 बच्चे खड़े हो जाओ, तो उसका हम परम्यूटेशन नहीं लेंगे, क्योंकि उसका ऑर्डर हमने फिक्स कर दिया, तो हम उनको आइडेंटिकल ही ले सकते हैं। अगर तू 15, मतलब कि अगर तू एक चीज को स्पेसिफाई कर देगा, जैसे 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों में से पहले 10 बच्चे खड़े हो, पहले रोल नंबर्स, तो उसका भी एक ही तरीका है कि पहले 10 बंदे खड़े हो जाएंगे। अगर तू कहे 60 बच्चों में से, क्योंकि 60 बच्चे सारे अलग हैं, अब अगर तू कहे 60 बच्चों में से 10 बच्चे खड़े हो जाओ, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हो सकता है कि एक रो से एक बच्चा खड़ा हो गया, दूसरी से 2 बच्चे खड़े हो गए, ऐसे करके। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया कि पहले 10 बच्चे खड़े हो जाओ, तो यानी वो आइडेंटिकल चीज हो गई, उसको हम डिफरेंशिएट या अरेंज नहीं कर सकते। उनमें किस ऑर्डर में खड़े होंगे, अगर ये क्वेश्चन है, तो परम्यूटेशन लगेगा कि किस ऑर्डर में खड़े हो रहे हैं वो। लेकिन अगर सिर्फ ये बोला है कि 60 बच्चों में से पहले 10 बच्चे खड़े हो जाओ, तो सिर्फ एक तरीका है कि 10 बच्चे खड़े हो रहे हैं। ठीक है। उसके उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे फिर? नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि अच्छा। 60 में से 10 बच्चे उठाने थे। अगर तेरे को हम्म बोला होता कि तू 60 बच्चों में से 10 उठा के ला, तो होता हम्म 60C10।
लेकिन अच्छा। तेरे को उसने स्पेसिफाई कर दिया कि जिनका पहले 10 बच्चों का जो रोल नंबर है वो बच्चे खड़े हो जाओ या उनको उठा के ले आ। तो तेरे पास एक ही तरीका हम्म। है ना कि तू क्लास में जाएगा, पहले 10 बच्चों को खड़ा करके ले आएगा। हाँ हाँ। ये दोनों पॉइंट्स हमें ये सिखाते हैं कब हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाना, कब हमारे पास डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें एक नोट और है बहुत इंपॉर्टेंट। नेवर लीव एनी अनसर्टेनिटी, यानी कभी भी कोई अनसर्टेनिटी मत छोड़ो, यानी कभी भी कोई केस मत छोड़ो। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे देखा था एडिशन प्रिंसिपल में एग्जांपल में, कि जब तक हमारे पास नंबर ऑफ केसेस खत्म नहीं हो गए थे कि इससे ज्यादा केसेस तो हो ही नहीं सकते, तब तक हम इसको प्लस करते जा रहे थे कॉम्बिनेशंस को। अगर मैंने कहा होता कि भाई मैंने 4 डॉक्टर तो ले लिए, साथ में से 2 सोल्जर ले लिए, 4 में से मेरा काम तो पूरा हो गया, अब मैं छोड़ दूं, तो आंसर गलत आएगा क्योंकि अनसर्टेनिटी रह गई। हम नहीं जानते कि सामने वाला किस कॉम्बिनेशन को उठाएगा, तो हमें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है। फॉर्मूला क्या रहता है? NPR, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं NCR × R फैक्टोरियल, या हम लिखते हैं N⁻R⁻R⁻⁻R⁻⁻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 
देख इसमें क्या है, फॉर्मूलाज को ना रिलेशन से दिखाया है। अगर अच्छा। तू एनपीआर का फॉर्मूला पूछे, एनपीआर का हम्म। फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ, हाँ, इसमें ये तो आर पता से है, आर ठीक है। फैक्टोरियल कट हो जाएगा ना। हाँ, अगर बस तेरे से इन्होंने पूछे एनसीआर से दिखा रखा है। एनपीआर और एनसीआर में क्या फर्क है, ये तेरे को हम्म। कभी हो कि कुछ क्वेश्चंस में एनसीआर दिया होता है और तेरे को नंबर हम्म। ऑफ एलिमेंट्स पता है, यानी आर फैक्टोरियल तेरे को पता है, तो हम्म। डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होती है एनपीआर निकालने की, कि एनसीआर इंटू आर अच्छा। फैक्टोरियल कर दो, एनपीआर आ जाएगा। अच्छा। ये बेसिकली रिलेशन दिया हुआ है, एनपीआर इज इक्वल्स टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, और फॉर्मूला कैसे अच्छा, आपस में लिंक्ड है। ये एनपीआर का ही फॉर्मूला है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करके बना रखा है एनसीआर को। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इस दोनों के बीच का रिलेशन बताया हुआ है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। कि अगर तेरे को एनपीआर से एनसीआर बनाना है तो तेरे को क्या करना हम्म। है, आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है। अगर तेरे को हम्म। एनसीआर दिया हुआ है और तेरे को नंबर ऑफ आइटम पता है, तेरे को एनपीआर निकालना है, तो तू कुछ नहीं करेगा, एनसीआर को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देगा। ठीक है। ये एक तरीके से शॉर्टकट ट्रिक समझ ले, या डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम अनदर फॉर्मूला समझ ले। अच्छा, ये समझ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास तीसरा प्रिंसिपल ये है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ वी हैव n distinct things out of which we have to select r things in such a way that, अब इसमें अलग अलग केसेस हैं तीन। इसमें डिस्टिंक्ट थिंग्स क्यों बोला है, क्योंकि मैं तुम्हें बताया आइडेंटिकल थिंग्स जब हमारे पास होती हैं तो हम ना उन्हें अरेंज कर पाते हैं, ना उनसे हम कॉम्बिनेशन बना पाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये हमें बताते हैं कि एन डिस्टिंक्ट थिंग्स जब होती हैं हमारे पास और आर थिंग सेलेक्ट करनी होती है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। पी पर्टिकुलर थिंग्स शुड बी एक्सक्लूडेड, जब हमें नंबर ऑफ थिंग्स है, यानी 60 बच्चे हैं, उनमें से तेरे को कहा कि लास्ट के 10 रोल नंबर तो लेने ही नहीं, फिर जो बचे हुए बच्चे हैं उनमें से 5 बच्चे लेके आओ, तो n माइनस पी सी आर, यानी 60 माइनस 10, 50, और सी 5, 50 C5, बचे हुए 50 बच्चों में से 5 बच्चे लेके आओ। कितने कॉम्बिनेशन उसके होंगे, 50 C5। फिर हमारे पास दूसरा केस आता है, पी पर्टिकुलर थिंग्स शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड। मान ले उन्होंने हम 5 बच्चों का नाम ले दिया कि ये 5 बच्चे तो हमेशा आने ही चाहिए, इसके अलावा 5 बच्चे और लेके आओ, टोटल 10 बच्चे लेके आने हैं। तब क्या केस होगा, 60 में से 5 माइनस कर देंगे क्योंकि 5 बच्चे हम पहले ही इंक्लूडेड हो गए। सी आर माइनस पी, क्योंकि 10 बच्चे सेलेक्ट करने थे, 5 बच्चे पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब कितने तुम अरेंजमेंट कर सकते हो, 5, यानी अब तुम्हें 55 में से 5 बच्चे और उठाने हैं, 55 C5। तीसरी कंडीशन बनती है,
P पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट थिंग्स, बताइए एक बार, फर्स्ट पॉइंट बताइए एक बार, देख एक्सक्लूडेड वाला। फर्स्ट पॉइंट होता है जब तेरे को बोल दिया कि n नंबर ऑफ थिंग्स में से P नंबर ऑफ थिंग्स सेलेक्ट नहीं करनी, उनको स्पेसिफाई कर दिया। जिन चीजों को स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि इन चीजों की जरूरत हमें नहीं है। अब अगर मैं कहूं हम्म। एक बॉक्स में मेरे पास 50 पेन है, उनमें से 10 पेन खाली हैं, बोला हम्म। तू मेरे पास 5 भरे हुए पेन लेके आई हो और बता हम्म। उसके कितने कॉम्बिनेशन है। जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को भरे हुए पेन चाहिए, तो 50 में से 10 पेन खाली पांच, थे, वो तो पहले ही उनको हट हटा गए। दूंगा। तो हाँ। सेलेक्ट करने के लिए तेरे पास चीजें कितनी है? 40। 40। पहले 50 थी लेकिन 10 तो खाली थे, तो तेरे पास चीजें बची 40। सी, यानी तेरे को 40 में कितने से कॉम्बिनेशन? निकालूंगा। हाँ, अब तू हाँ, 40 में से निकालेगा 5 पेन, 40C5। 5 पेन, 45, ठीक है। अब सेम एग्जांपल अगर लूं कि 5 पेन तू मेरे पास ले आया, 5 पेन तू मेरे पास ले आया, और मैं तेरे से हम्म। कहूं कि तू 5 पेन और ले आ। तूने पहले फोर्टी सी और फाइव लिया। निकाला था। हाँ। अब तेरे पास कितने पेन बचे? उसमें 40 भरे हुए थे, तू 5 ले आया है, क्योंकि ऑलवेज भी इंक्लूडेड, यानी तू उतनी चीजें पहले ले चुका है। अब तेरे पास बची हम्म। चीजें 35 पेन्स बचे। उसमें से तू हम्म। कितने लाएगा? तेरे को मैंने 10 पेन मंगाए टोटल, 5 पहले मंगा चुका हूँ, यानी 5 पेन 15। की जगह पहले ही कम बची। टोटल 10 पेन मंगाए थे, 40 तेरे हम्म। पास ऑप्शन थे, यानी अब तेरे पास हम्म। ऑप्शन बचे 35, और तेरे को और लाने कितने हैं? 5, 5 और लाने हैं। क्योंकि 5 तो पहले ही ला चुका है। तो कॉम्बिनेशन कितने बने? 35C5। ये ठीक है, चीज ठीक है। क्लियर है? दोबारा बताऊं? नहीं, क्लियर है, क्लियर है। पूरा हो गया? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दोबारा क्लियर बताइए है। एक बारी। ठीक है, देख यही एग्जांपल एक बार दोबारा लेते हैं। भोला को मैंने कहा तेरे पास 50 पेन्स हैं, उसमें से मेरे को 5 भरे हुए पेन चाहिए। जब भोला ने चेक किया कि उसके पास 10 तो खाली पेन है 50 में से, फिर कितने कॉम्बिनेशन है वो पेन ला सकता है, तो टोटल पेन्स उसके पास भरे हुए कितने अबे बचे यार, तो जिससे तू सेलेक्ट ना कर। नोट नोट करवा के बोल दे, क्योंकि इमेजिन करते हुए मिक्स मैच हो सकती है चीजें। जब मैं या लास्ट तो बार ये बोलता हूँ, उसके बाद अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन मैं नोट लिख के करवा भेज दे। दूंगा। लिख के मत भेज, इन शॉर्ट में लिखवा देना, थोड़े पॉइंट्स कर करके टोटल एन लिखवा दे। 50 है ठीक है, उसमें से वो। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। टी है हमारे पास नंबर ऑफ पेन्स, ई है हमारे पास एम्प्टी नंबर ऑफ पेन्स। अब मेरे को फिल्ड पेन्स चाहिए, जिसको एफ से मैं डिनोट कर रहा हूँ। टोटल पेन मेरे को बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा कि मेरे को 5 पेन्स चाहिए, फिल्ड पेन्स चाहिए, 5 फिल्ड पेन्स चाहिए मेरे को, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल 50 -10, यानी टोटल पेन्स में से मैंने खाली पेन हटा दिए। सी, और मेरे को कितने पेन चाहिए? मेरे को चाहिए 5। ये है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। अब अगर हम इसी केस को आगे कंटिन्यू करें, मेरे को अब चाहिए थे 10 पेन टोटल, लेकिन मैंने बोल दिया कि मेरे को 5 पेन्स चाहिए। अब मैंने भोला को कहा, भोला मेरे को 5 पेन और ला के दे, तो इसके पास टोटल पेन्स बचे थे 40, जो फिल्ड पेन्स थे, उसमें से वो 5 मेरे को पहले ही दे चुका है, तो मैंने 5 माइनस करे। सी, टोटल 10 पेन्स मैंने उससे मांगे, जिसमें से 5 वो पहले मेरे को दे चुका है, 5। ये चीज समझ आई? हाँ। ठीक है। हाँ। अब जो तीसरा प्रिंसिपल है हमारा, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो कहता है इफ पी पर्टिकुलर थिंग्स शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड एंड क्यू कोई पर्टिकुलर इरेज थिंग्स, करियो, दिख नहीं रहा। ये सब इरेज कर दो, दिख नहीं रहा।
अगर हमारे पास P पर्टिकुलर थिंग्स हैं जो हमेशा हमारे पास होनी चाहिए, और Q नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो हमें हमेशा इंक्लूड करनी चाहिए, तो हम लोग दोनों फॉर्मूलाज को मिक्स कर देंगे, और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आता है? N माइनस P माइनस Q C R माइनस P। ये फॉर्मूला बना कैसे? हमारे पास टोटल 50 पेन थे, 10 हमारे पास खाली थे, यानी एक्सक्लूडेड नंबर ऑफ पेन्स, और 5 भोला पहले ही दे चुका था। 5 पेन्स दैट वर ऑलरेडी इंक्लूडेड। अब सी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल 10 पेन्स चाहिए थे, 5 पेन्स भोला दे चुका है। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 35C5। हाँ मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मर्ज कर दिया। हाँ, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं लेवल, अच्छे लेवल के क्वेश्चन में, वो ये वाला आता है। ये चीज आई समझ? ठीक है। हाँ भाई, हम्म। एक क्वेश्चन देते इस पे, करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। बोलू क्वेश्चन? हाँ बोल। हाँ बोल। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टेन स्टूडेंट्स want to go to picnic, आगे क्या है उसपे? due to disciplinary, due to some issues, 5 students cannot be taken in any condition पिकनिक की बात बोल रही हो? क्या था? वांट टू गो टू पिकनिक? due to some conditions, five students cannot be taken to the picnic, and 2 students definitely has to go to the picnic. How many combinations can be made according to this situation? किया किसी ने? पूरा सॉल्व मत करना, हम्म। सी में ही आंसर दे देना। 43C8। 35C8। 45C2। सभी के ये लगा रहे हैं। C2। C2 को क्या होगा? 10 में से 2 तो हाँ जाने ही चाहते 45, हैं, दो तो बचे जाना 8। चाह रहे हैं ना। 45C8, 45C8। अबे तो रुक तो सही जाए। अबे 10 में से 2 तो हाँ जाने ही 45 जाते सी, हैं, हाँ सी बचे सी 8। एट सी एट हाँ C8 सॉरी सॉरी। बोला दोबारा और सोच, ये कैसे 45C8। हाँ 45C8 है पक्का। हाँ 45। 43।
50 में से 5 तो लेके ही जा सकते हैं और 2 हाँ तो जाना चाहते हैं, तो सब 5 बाई -2, 50 50 माइनस 5। -5 -2, दो फोर्टी तो जाना ही थ्री चाहते हैं ना। 43C8 होगा, क्योंकि दो बच्चों को पहले ही सेलेक्ट कर चुके हो कि वो जाएंगे ही जरूर, यानी उनको हम कॉम्बिनेशन में नहीं ले सकते। और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको लेके ही नहीं जाना। तो 50 - 5 - 2 यानी 43C8। अच्छा, समझ गए। ठीक। अभी तक हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव हमारा प्रिंसिपल पढ़ा, और एडिशन प्रिंसिपल पढ़ा। ये तीनों प्रिंसिपल्स याद हो तो हम कोई भी परम्यूटेशन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं परम्यूटेशन डिनोट कैसे होता है। परम्यूटेशन डिनोट होता है NPR से, जिसमें N होता है हमारा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, और R होता है हमारे को नंबर ऑफ आइटम्स जो सिलेक्ट करनी है। फॉर्मूला इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। NPR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। अब एक इसमें नोट लिखा हुआ है नीचे, इफ देयर आर N आइडेंटिकल थिंग्स then number of ways of arrangement of N identical things taken R at a time will be 1। जैन, तेरे को मैंने एग्जांपल दिया था कि तेरे पास सेम कलर की, सेम साइज की 15 बीड्स हैं, उसमें से तेरे को 5 बीड्स निकालनी है, तो तू किस तरीके से उन्हें अरेंज कर सकता है। तो मैंने तेरे को बताया था उसका अरे आंसर 1 होगा। सेम है, यहाँ वन पे होगा, वही हाँ चीज ये लिखी वही है। है। हाँ, अच्छा। सेम कंडीशन को एज अ नोट हमने लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमारे पास सेम थिंग्स हैं हम उसमें से कुछ सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, हमें सिर्फ उठा के लाना है। ठीक है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करो। नंबर ऑफ वेज इन विच 200 people कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 couples, क्या होगा इसका आंसर। डिबेट कर। नंबर ऑफ वेज इन विच 200 people कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 couples। इसका आंसर वन नहीं होना चाहिए। हम्म। पीपल आइडेंटिकल है। अलग अलग होंगे ना, वही तो। अलग अलग है वैसे तो। हम्म। आया किसी का आंसर। समझ में नहीं आ रहा यार ये वाला। किसी का आया आंसर या समझाऊं। कोई भी आंसर आया हो तुम्हारे दिमाग से। मैं तो 100, 100p 100 बोल रहा हूँ। 100 p गलत। 100। कितने आदमी कितने होंगे, पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा।
समझा दे यार, बहुत टाइम लग रहा टू है। 200 को तो अरेंज कर सकते हैं हम, 200 भी इसमें। हम्म मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। समझा दे, बहुत मेरे टाइम लग हिसाब रहा से समझाता तो हूँ। 200 P 200 ऐसा कुछ, पता नहीं क्या। ये देखो, आंसर हमारा 200 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। अभी आया कैसे? 200 फैक्टोरियल तो ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि 200 लोगों को अरेंज कर रहे हैं हम लोग, कि 200 पीपल कैन बी डिवाइडेड इन 200 कपल्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अरेंजमेंट कितने लोगों की होगी? 200 की। और नीचे हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि रीअरेंजमेंट विद इन कपल इज नॉट पॉसिबल। अब मान ले कोई रेस होती है, उसके अंदर 2 लोग ग्रुप में भाग रहे हैं, तो उन ग्रुप में 2 लोगों की तो अरेंजमेंट दोबारा नहीं कर सकते ना तुम, क्योंकि 2 लोग आइडेंटिकल हैं, अलग अलग हैं। सॉरी, आइडेंटिकल नहीं, डिस्टिंक्ट है। उनका तुमने पेयर बना दिया है। तो ये कितनी बार हो रहा है? क्योंकि 100 कपल्स थे, इसलिए 100 टाइम्स हो रहा है। तो 2 फैक्टोरियल की पावर 100 से तो डिवाइड किया है। और यहाँ पे एक बार 100 फैक्टोरियल से और डिवाइड किया हमने, क्यों? क्योंकि पीपल आर अरेंज्ड, सो कपल्स कांट बी रीअरेंज्ड। यानी 100 कपल्स जो हैं वो आपस में किस अरेंजमेंट में होंगे वो हमें नहीं पता, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 100 फैक्टोरियल से। ये चीज समझ आई? नहीं आई भाई, कुछ समझ नहीं आया। नहीं आई, टू की पावर बिल्कुल नहीं आई। फैक्टर 100 के पावर कैसे हाँ आ गया? वही वही, वो भी नहीं सब, मेरे को भी समझ नहीं आया, वही चीज नहीं समझ देख, तुम्हें ये लग रहा होगा कि 2 फैक्टोरियल की पावर 100 बहुत बड़ा नंबर है, इस वजह से हम तो डिवाइड सिंपल 2 फैक्टोरियल नहीं आ सकता? नहीं, 2 फैक्टोरियल होता कि अगर सिर्फ एक कपल होता। अब देख, यहाँ पे तेरे ये बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों का अरेंज करना है, इन सब का अरेंजमेंट आ गया ऊपर 200 फैक्टोरियल। अब नीचे हम डिवाइड जो करते हैं ना, जिन चीजों को अरेंज हम नहीं कर सकते या कोई रिपीटेड चीजें हों, हम उन्हें डिवाइड करते हैं। अब 200 लोगों को जब हम पहले ही अरेंज कर चुके हैं, यानी हम कपल्स को दोबारा अरेंज नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही है तुम्हें? हाँ, ये वाले तो जिससे समझ में आ गई। हाँ। 200 लोगों को अरेंज कर दिया, तो अब दोबारा से हम कपल्स को अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए 100 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड किया है। क्योंकि कपल्स की अरेंजमेंट कितनी है? 100 कपल्स हैं, तो उनकी अरेंजमेंट है 100 फैक्टोरियल। हाँ ये समझ ठीक है, गया। एक चीज और ठीक बता है। दे, ये बिना फॉर्मूले के यूज है? इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं लगाना इसमें? 200 C 100 लगेगा। ये जो नंबर ऑफ फॉर्मूला है वेज ना, निकाल रहे हैं। इसमें फॉर्मूला हमारा वही लगा है, एनपीआर का भी। कौन अभी सा? इसमें सी का नहीं लगा, अच्छा। क्योंकि सी का अरेंजमेंट नहीं लगा पूछी था, है, हाँ, नंबर ऑफ वेज, कॉम्बिनेशन नहीं हाँ बनाया ठीक है। हमने। कॉम्बिनेशन नहीं है। तो एनपीआर से हमें ये तो पता चल गया कि 200 फैक्टोरियल हमारा ऊपर आना चाहिए। इसमें क्या है? एनपीआर हम रिपीटेड आइटम जब होती हैं, या हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम दोबारा अरेंज नहीं कर सकते, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, 1, 8, 8 और 7, इनको कितने तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो? 1, 8, 8, 7 को। अब क्योंकि यहाँ पे 8 रिपीटेड है, 2 बार है, तो हम इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं कि जितने अरे अरेंजमेंट्स वो। हैं उनमें 8 2 बार आ हम्म। गया, तो अरेंजमेंट सेम हो जाएगी। अगर ये वाला 8, तुम ये नहीं कह सकते ना, ये वाला 8 आगे आ गया, ये पीछे आ गया। इस वजह से हम इनको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। सेम चीज कपल के साथ हुई है। अगर कोई बॉल होती या कोई और चीज होती, तो हम कहते कि हम उसको अरेंज कर रहे हैं। लेकिन लोगों को तुम अरेंज ऐसे नहीं कर सकते, एक कपल यानी एक सेम चीज बन गई है। कपल को हम एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 फैक्टोरियल से कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 100 टाइम्स, इसलिए 2 फैक्टोरियल की पावर 100 आई है। अबे वो वाला क्वेश्चन याद कर ले, बीसीसीपी में नहीं करते थे वो कहता था बीसीसीपी कितने वाला में अरेंज कर सकते, रिपीटेशन रिपीटेशन अलाउड नॉट रिपीटेड अलाउड वाला। कैरेक्टर्स को। नहीं नहीं, रिपीटेड कैरेक्टर्स को डिवाइड करते थे ना, हाँ, हटा देते थे। तो बेसिकली जितने ये रिपीटेड होते मिसिसिपी थे। वाले में ही थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन है,
क्योंकि इसमें हम ना लोग ले रहे हैं, उसमें करेक्टर्स लेते थे। अब मिसिसिपी की स्पेलिंग बताओ कोई। MIISS डबल आई होता डबल है? आई। अरे कोई और वर्ड ले ले यार। अरे वो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल यूज होता है। एग्जामिनेशन ले ले। चलो एग्जामिनेशन ले लेते हैं। इसको टाइप करने से थोड़ा मुश्किल है। अरे वहां पे ऐड टेक्स्ट में ले जाना, वही अब ऐड हो गया। टेक्स्ट ऐड कर दे सीधा। अब इसको हम कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं? हमारे पास रुक टोटल जा, नंबर लेस ऑफ रुक रुक वर्ड्स रुक कितने हैं? रुक लेस देन अ मिनट रह गई। लेस देन अ मिनट। कोई नहीं, इसको पॉज देखते कर हैं। दे। 1 2 3 4 5 6 7 11। 8 9 10 11। 11 हमारे पास टोटल नंबर्स हैं, यानी 11 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। हम्म। और हमारे इसमें रिपीटेड वर्ड्स कितने हैं? ए हमारा दो ए बार और आ रहा है। आई। ए 2 बार आ अब इसमें हमारे ए हमारा 2 बार आ रहा है, यानी रिपीटेड है। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल से। दूसरा, और आई भी आ रहा है। आई हमारा 2 बार ही आ रहा है, तो हम डिवाइड कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये लोग रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा जब आंसर आता है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सेम केस हम एन यहाँ बी है। पे एन भी है। एन भी है, हाँ एन एन भी भी। 2 बार आ रहा है, तो एक और 2 फैक्टोरियल हो गया। यानी जितनी चीजें रिपीटेड होंगी हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। सेम एग्जांपल हमने पीछे क्वेश्चन में लिया है, क्योंकि 200 लोगों को तो हम पहले ही अरेंज कर चुके हैं। उसके बाद कपल्स को हमने अरेंज दोबारा कर नहीं सकते, तो 100 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और उन 2 लोगों को भी हम लोग पहले ही अरेंज कर चुके हैं 200 फैक्टोरियल में, यानी उनको दोबारा अरेंज हमने किया तो दिक्कत आ जाएगी। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते गए, और कितनी बार डिवाइड किया? जितने नंबर ऑफ कपल्स थे, वो हो गया 100। अब इसी क्वेश्चन में कपल्स की जगह क्वाड्रपल्स पूछ लेता, यानी 4 लोगों का ग्रुप, तो 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर 50 हो जाती। समझे? हम्म। हाँ। हाँ। ये फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जो ज्यादातर यूज होते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट है। द नंबर ऑफ रीजन्स इन विच n coplanar circles can divide the plane considering each pair of circle will intersect at 2 points and no 3 circles have common points of intersection। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास आंसर होता है n² - n+2। ये क्वेश्चन उम्मीद नहीं है कि एमसीए में पूछेंगे, लेकिन नोट है तो लिख लेना अपने पास। ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो नोट करके रखे हुए हैं, ताकि हम लोग को बार बार ना निकालना पड़े। इफ देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन out of which no 3 are collinear, then नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है हमारे पास nc2। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स भी होते हैं nc2। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास nc3। क्वाड्रिलेटरल nc4। और एन साइडेड आर साइडेड पॉलीगन होते हैं एनसीआर। कोलिनियर लाइंस हमारी होती हैं, जैसे मान लो ये लाइन है, इस पे लाई कर रहे हैं 3 पॉइंट्स। जो सेम लाइन पे लाई करती है। हाँ, सेम सेम लाइन प्लेन पे। पे। इस इधर अभी प्लेन। हम सेम लाइन पे कंसिडर कर रहे हैं।
एक ही लाइन में अगर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ए, बी और सी, तो इन्हें कोलिनियर कहते हैं। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है कोई, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं NC2, क्योंकि हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें हमारे पास एक लाइन आ जाती है। लेकिन अगर हम दूसरे रिजल्ट्स पे जाएं, इफ देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच m आर कोलिनियर, देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल्स टू NC2 माइनस MC2 प्लस 1। अब अगर हमने कंसिडर किया होता हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, A, B, C और D, जिसमें से 3 हमारे कोलिनियर हैं, तो हम चेक करते हैं हमारा रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल्स टू NC2, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, 4 पॉइंट्स हैं, 4C2 माइनस MC2, 3 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं, 3C2 प्लस 1। अब ये +1 हमने क्यों लिया है? कोई एक्सप्लेन करेगा ये +1 हमने क्यों लिया है? कोई बोलना चाहेगा तू ही कुछ? बता दे भाई। नहीं, बता दे तू। ये हमने इस वजह से बाकी लिया है, अगर किसी केस में ये आ जाए कि सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू m, तो हमारी एक तो कम से कम लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो NC2 माइनस NC2 जीरो हो जाता, इसलिए हम +1 लेते हैं साथ में। आया समझ? हाँ। अच्छा, एक ना एक लाइन बनेगी चाहे वो कोई सी भी हो। अगर मान ले D भी इसी लाइन पे लाई कर रहा होता और हमने यहाँ पे +1 ना लिया होता, हमने सारे ही पॉइंट्स हटा दिए होते, तो 4C2 माइनस 4C2 हो जाता, कि 4 पॉइंट से चारों कोलिनियर है। हमने क्या बात की थी, जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उसमें हमें, ये अभी तो पॉइंट्स हैं, परम्यूटेशन क्या कहता है, नेवर लीव एनी अनसर्टेनिटी, कभी भी कोई ऐसा चांस मत छोड़ो कि आंसर अलग आ जाए या तुमसे छूट जाए कोई चीज। इसमें कोई डाउट कि हमने +1 क्यों किया? नहीं, अब नहीं। अब हम जो नहीं। क्वेश्चन देख रहे थे कि 4 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी? हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इसका आंसर आता है 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 4 × 3 12/2 6 -3 +1, यानी टोटल 8 लाइंस बननी चाहिए। अब चेक करते हैं कि 8 लाइंस बन रही हैं या नहीं बन रही। एक लाइन तो ये हो गई, 2, 3, 4। इसमें कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? नहीं, सही है। अच्छा 8 नहीं, 4 है ना, 6 माइनस 8 थ्री नहीं, प्लस वन हाँ, 6 - 3 + 1। हाँ, 4 लाइंस बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस। तो हमने चेक किया, 1 2 3 4, यानी हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक चीज बताओ, क्या लाइन सेगमेंट में सेम चीज होनी चाहिए? हमें MC2 माइनस करना चाहिए या नहीं? हम्म, तो सोचो और बताओ, जैसा हमने स्ट्रेट लाइंस में किया, क्या वैसा ही हमें लाइन सेगमेंट्स में भी करना चाहिए? बोला? हाँ। बता। नहीं करनी चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए, कोई रीजन? क्योंकि उसमें n नंबर ऑफ लाइंस होती हैं लाइन सेगमेंट में, हम्म।
तो वो इंक्लूड ही नहीं होंगी। ठीक है, भोला का आंसर सही है। मैं बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। इतने वर्ड थोड़ा सा गलत चूज किया कि एक लाइन सेगमेंट में n नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। देखो, लाइन सेगमेंट होता है दो डिफाइंड पॉइंट्स के बीच की दूरी। अब जैसे ए से बी है, लो, ए से डी है, ए से बी है, और ए से सी है। इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी है? स्ट्रेट लाइन दो है। यानी एक लाइन जो इधर जा रही है वो स्ट्रेट लाइन है, और एक इधर जा रही है वो स्ट्रेट लाइन है। हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है ए से निकलती हुई। लेकिन लाइन सेगमेंट्स कितने हैं? एक लाइन सेगमेंट ये हो गया ए टू डी, एक हो गया ए टू बी, ये टोटल टू हो गए, और थर्ड लाइन सेगमेंट हो गया ए टू सी। यानी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिफाइंड दूरी है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इस वजह से हम लाइन सेगमेंट्स में से रिमूव नहीं करते रिजल्ट्स, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स उतने ही रहेंगे, चाहे किसी भी पोजीशन में बनेंगे वो लाइन सेगमेंट्स ही। जब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होता है तो हम NC3 माइनस MC3 कर देते हैं अगर हमारे पास M कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जैन, तू ये बता, हम ट्राइंगल्स के केस में +1 क्यों नहीं कर रहे जबकि हमने स्ट्रेट लाइंस के केस में किया था? लाइंस कनेक्टेड है क्योंकि ट्रायंगल्स में पहले से ही। नहीं, एक्चुअली क्या है, स्ट्रेट तीनों लाइन, को लीनियर हो गए तो एक ही लाइन पे ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर इस कंडीशन में सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, यानी एक ही लाइन में आ गए, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 0 हो सकता है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमको +1 इसलिए करना पड़ा कि अगर सारे कोलिनियर है तो भी एक स्ट्रेट लाइन तो रहेगी, उस पे सारे के सारे लाई करेंगे पॉइंट्स। लेकिन नंबर ऑफ ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है। अगर सारे कोलिनियर है तो ट्राइंगल नहीं बना। ट्राइंगल में एंगल होना चाहिए तीनों का मिला के 180 डिग्री। इसमें दो ही एंगल कह सकता है तू, तीसरा वर्टिस ही नहीं है। ऐसे ही हम कॉम्बिनेशन ठीक है, बना समझ के गया। क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगन्स पे जाते हैं, वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है।